अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। सबसे पहले आपको यौम आज़ादी मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबर रहमान शामी साहब। और शामी साहब से आज हमने जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है उनमें सर फहरिस्त तो ये है कि आज़ादी के इन सालों में हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरह सफ़र किया था और कहाँ हमारी मंजिल है। और उसके बाद बात होगी कि मियाँ नवाज शरीफ आज कहते हैं कि हमारे बगैर यानी पाकिस्तान के बगैर इस खित्ते के मुस्तकबिल का कोई फैसला करना मुमकिन नहीं है। और बां की मून ने कहा है कि हम दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की इमदाद जारी रखेंगे। और फिर कल शाम को एक परेड से खिताब करते हुए काकुल में COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमाते हैं कि दहशत गर्दी के सामने झुकना कोई हल नहीं, हमें इसके मुकाबले में इसका मुकाबला करना होगा, हिकमत अमली बनाना होगी। और फिर मिस्र में क्या हो रहा है कि सदर मोरसी के हामियों के ऊपर जो स्टेट है वो उसने दोबारा एक ऑपरेशन शुरू कर दिया है। शामी साहब, यौम आज़ादी आपको मुबारक। खैर मुबारक जनाब, आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह। लेकिन आज का यौम आज़ादी जो है भीगा हुआ, डूबा हुआ लाहौर में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में। असल में ये जो अगस्त का महीना है ना जी, ये बारिशों का महीना है। ठीक। पाकिस्तान में ये मानसून शुरू होती है इसमें जी। और चौधरी मोहम्मद अली साहब हमारे जो साबिक़ वज़ीर आज़म थे, 1956 का दस्तूर जिनकी क़यादत में बना, जी जी, उन्होंने मुझे कहा कि हमने 23 मार्च को रिपब्लिक डे डिक्लेयर किया था। अच्छा। जो 1956 का दस्तूर था जी जी, वो 23 मार्च को नाफिज हुआ था। अच्छा अच्छा। 1956 जी जी और उस दिन फिर करारदाद लाहौर भी मंजूर हुई थी। जी, इस वजह से उसे रिपब्लिक डे करार दे दिया गया। ठीक। और इसकी वजह यह थी कि 14 अगस्त को परेड नहीं हो पाती थी आमतौर पर। अच्छा अच्छा, अच्छा। और बारिश होती थी और सारे मंसूबे परेड के धरे रह जाते थे। बिल्कुल। तो फिर हुकूमत ने सोचा कि कोई और दिन होना चाहिए जिसे कौमी दिन करार दिया जा सके। तो दस्तूर के निफाज के हवाले से वो रिपब्लिक डे हो गया 23 मार्च। अच्छा अच्छा अच्छा। करारदाद लाहौर के हवाले से नहीं हुआ था। ठीक ठीक ठीक। वो तो एक यानी एक समझे कि कोइंसिडेंस था, इनटू द बार्गेन जिसे कहते हैं। हाँ जी। वो अब चूंकि दस्तूर जो था वो 1958 में हमारे बहादुर फील्ड मार्शल साहब ने वो ख़त्म कर दिया और इस वजह से दिन रह गया बाकी। अब 23 मार्च को हम यौम जमहूरिया मनाते हैं और 14 अगस्त तो ज़ाहिर है कि यौम आज़ादी है, लेकिन बारिश होती है और परेड हो नहीं पाती। लेकिन शाम साहब 67 सालों में हम इतना भी नहीं कर सके कि लाहौर से पानी निकाल लें अगर बारिश हो जाए। नहीं, पानी तो असल में पानी बरसता भी बहुत है और निकलता भी बहुत है और बहुत कुछ कोताहियाँ भी हुई हैं और बहुत से इलाके जो हैं वहाँ से तो पानी निकल गया है, बहुत से इलाकों में खड़ा है। उसकी वजह यह है कि जो बरसाती नाले बनाए गए थे उनके इर्द गिर्द तजावुज़ात कर दिए गए, बिल्डिंगें बना दी गई, मकान बना दिए गए। जो 70, 80, 90 साल पहले के बरसाती नाले हैं जी। और बहुत बड़ा बरसाती नाला जो है लाहौर में वो जेल रोड को क्रॉस करता हुआ जाता है, खुद हमारे दफ्तर के साथ है। उस पर जगह जगह मकान बन गए हैं, प्लॉट बन गए हैं, प्लाजे बन गए हैं, नाजायज कब्जे हो गए हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो वो नाले जो हैं वो सिमटते चले गए हैं और सुकड़ते चले गए हैं। ठीक। और जो निकासी आब का इंतज़ाम 80 साल पहले, 70 साल पहले बड़ा मुअस्सर था, आज वो हमारे काबू में नहीं आ रहा। तो हमने जो कानून शिकनी और गफलत के जो रिकॉर्ड कायम किए हैं उनकी किसको दाद दें। अभी तो आप देखें हमारे शहर में बीचों बीच शहर के नहर बहती है, बिल्कुल, जो एक बड़ी खूबसूरती है लाहौर शहर की। वो नहर गंदा नाला बन चुकी है। वजीर आला यहाँ रहते हैं, गवर्नर यहाँ रहते हैं, चीफ जस्टिस यहाँ रहते हैं, हाई कोर्ट के जज यहाँ रहते हैं, IG पुलिस यहाँ रहते हैं, वजीर आजम का भी ये शहर है और माशाल्लाह उसमें गंदा नाला बनाने में, सीवरेज का पानी डालने में लाहौरियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो नहर का गंद साफ नहीं हो पा रहा हमसे, तो पूरे मुल्क का साफ क्या करेंगे। पता नहीं हमें क्या हो गया है, क्यों जाले लग गए हमारी सलाहियतों को। लेकिन शाम साहब हमने लिया तो इसीलिए था ना ये मुल्क कि हम गंद साफ कर देंगे। हम नहीं, बहुत सा गंद वो तो साफ किया जो दूसरों ने फैलाया हुआ था जी, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने फैलाया था जी। और फिर जो गुलामी का गंद था, हमें गुलाम रखना चाहते थे, तो वो तो हमने साफ किया। अच्छा। हाँ, और बहुत कुछ सफाई भी हुई है।
हाँ। लेकिन फिर आप देखिए हम बस गफलत की नजर हो जाते हैं जी और सो जाते हैं। शामी साहब, आज भी अंग्रेजी अखबारात में, एक अंग्रेजी अखबार में पर्टिकुलरली एक मजमून छाया हुआ जिसकी तरफ तवज्जो आज समी इब्राहिम साहब ने दिलवाई। उसमें आज फिर पाकिस्तान के बारे में कुछ बातें की गई, जिनमें से एक बात यह थी कि पाकिस्तान एक ऑप्शन था, आखिरी हल नहीं था। नहीं, ये आज 67 साल बाद भी असल में लिखने वाले भी अहमक हैं, छापने वाले उनसे ज्यादा अहमक हैं, और डिस्कस करने वालों को मैं क्या कहूं, मेरा शुमार पता नहीं किन में होगा। वो भाई ऑप्शन जो होती है ना जी, वो एक खास वक्त में होती है। ठीक। अब मेरे पास एक वक्त में ये ऑप्शन थी कि मैं शादी कहां करूं। ठीक है। अब इस उम्र में ये ऑप्शन बाकी नहीं है। ठीक। हर ऑप्शन ये आपका ख्याल है वैसे? हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। नहीं, मेरा ये ख्याल हकीकत है, और आपकी ऑप्शन भी खत्म हो चुकी है। जी। तो देखिए, एक ऑप्शन जो है, एक मुलाजमत की ऑप्शन होती है, प्रोफेशन जो है ज्वाइन करने की ऑप्शन होती है। बिल्कुल। एक ये मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने वकील बनना है, ये मुझे 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में फैसला करना है। ठीक। फिर पढ़ाई शुरू करनी है, उसके मुताबिक वकील बनना है। अब 70 साल की उम्र में अखबार नवीस बनने के बाद और मीडिया के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने के बाद मैं अब डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। मेरी ऑप्शन वो क्लोज हो चुकी है। तो पाकिस्तान यकीनन एक ऑप्शन थी। अच्छा। कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, एक अलग मुल्क बनाएंगे, या मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहेंगे एक बड़े वफाक में। ठीक। और वहां जो हमें अपने हकूक के लिए गारंटीज चाहिए थी वो हमें दे दी जाएं। तो हमने कोशिश की कि हम एक बड़े वफाक में रह जाएं और हमारी तहजीब और हमारी इक़दार की सलामती जो है उसकी गारंटीज हमें मिल जाए। वो हमारी तसल्ली के मुताबिक नहीं मिली। ठीक। अगर आप तारीख पढ़ लें, और जो लोग मजमून लिख रहे हैं, अंग्रेजी का मतलब यह नहीं है कि वो तारीख भी पढ़े हुए हैं और अकल भी उनके अंदर मौजूद है। अंग्रेजी में भी उतनी जहालत पाई जाती है जितनी किसी और जुबान में पाई जाती है, बल्कि ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि अंग्रेजी का रोक देते हैं। बिल्कुल। तो वो ऑप्शन 1946 में जब अंग्रेज यहां से रुखसत हो रहा था, वो हमने एक्सरसाइज कर ली। ठीक। वो ऑप्शन अब क्लोज हो गई। ठीक है। अब वो ऑप्शन मौजूद नहीं है। उस वक्त ऑप्शन थी कि हम इंडियन यूनियन का हिस्सा रहते या अलग मुल्क बना लेते। बिल्कुल। हमने अलग मुल्क बना लिया, आजादी हासिल कर ली, अपने मामलात अपने हाथ में ले लिए। अब वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब हमें आगे चलना है जी। और कोई भी कौम जिंदा नहीं रह सकती अगर वो तारीख के वाकयात में फंसी रहती है। ये हमारे कई लोग हैं ना, मुगल हैं हमारे साथी, बहादुर शाह जफर की औलाद भी हमारे साथ मौजूद है, मॉडल टाउन में उनके बच्चे भी रहते हैं। तो वो भी मैं उनको देखता हूं, कहता हूं अगर अंग्रेज ना आते तो आपकी हुकूमत होती। अब वो कहें, अब लोधी भी हमारे पास रहते हैं और पठान भी रहते हैं, वो कहें पानीपत की तीसरी लड़ाई दोबारा नहीं लड़ सकते, ना दूसरी लड़ सकते हैं, ना पहली लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहें हम के जहांगीर जो है, अगर वो कोई रियायत ना देता ये अंग्रेजों को, और औरंगजेब आलमगीर के दौर में इनको इजाजत ना मिलती अपनी जगह वो तजारत करने की, तो आज हम कहाँ होते। तारीख ऐसे नहीं चलती, न जिंदा कौमें ऐसे चलती हैं। पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान एक हकीकत है, वो ऑप्शन क्लोज हो चुकी है। ठीक। पोते हो गए, बच्चे हो गए, नवासे हो गए। अब दादा और दादी, नाना और नानी दोबारा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। यौम आज़ादी के हवाले से बात हो रही है। शामी साहब, आप बता रहे थे कि पाकिस्तान चले बन गया, एक मुल्क बन गया, और आज मैं दुनिया टीवी पे आपका एक छोटा सा ब्रीफ सा इंटरव्यू चल रहा था जिसमें आपने कहा था कि चूंकि कौम के रिएक्शंस एक जैसे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे, तो लिहाजा हम एक कौम बन चुके हैं। लेकिन शामी साहब, बड़े बड़े मसाइल देख लें, इज्तिमाई रिएक्शन जो है हमारा जी, लेकिन अगर आप हमारे पॉलिटिकल मसाइल देख लें, कश्मीर देख लें, हमारे दहशतगर्दी देख लें, क्या हमारे रिएक्शन यकसां हैं? कश्मीर के बारे में तो बिल्कुल यकसां। हर शख्स चाहता है कश्मीर आज़ाद हो। और अभी मुझे इरशाद महमूद साहब का मैसेज आया
कि जो आपकी गुफ्तगू है मैंने उसके बड़ा लुत्फ उठाया उसका। अच्छा। देखिए, जो लोग आज बात करते हैं, कश्मीर जो है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, ठीक है, भारत के साथ क्यों नहीं रह पा रहा? ठीक है, लेकिन हमारे साथ भी तो नहीं है ना। कश्मीरी आजादी की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? कश्मीरी किस लिए जाने कुर्बान कर रहे हैं? कि क्या उनको उनका आमदोरफ्त उनकी है, इंडिया के साथ है, पासपोर्ट इंडिया का इस्तेमाल होता है, इंडिया की फौजें वहां मौजूद है, वो जाने कुर्बान कर रहे हैं। उनको पता है आजादी क्या है। कोई ऐसी चीज तो है जो उनको स्ट्रगल पे मजबूर कर रही है। यहां के बैठे हुए बदबख्त लोगों, तुम्हें क्या पता आजादी क्या होती है? नुत्फा ना तहकीक है ये लोग, ना इनका शजरा नसब में गलती है, पता नहीं ये किसकी औलाद है जो इस तरह की बातें करते हैं, जो कंफ्यूजन फैलाते हैं। लेकिन हम सब दहशतगर्दी पे तो कंफ्यूजन है। देखिए, दहशत वो तो एक और चीज। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है एक मुल्क है, बन चुका है, एक जिंदा हकीकत। ठीक है। और हमारे मलक अरशद साहब हैं बॉस्टन में, उनका मुझे मैसेज आया कि जो बात ये लोग कर रहे हैं उसके लिए एक मुहावरा है कि अगर हमारे बड़े ना मरते तो हमारी फौज अपने घर की होती। इसलिए देखें, आज हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो टेंशन रही है 66 साल में, वो हमने पैदा नहीं की, उनमें हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा। भारत तो उसका ज्यादा जिम्मेदार है हमसे। ठीक है। उसको खत्म करना है। अब पुरानी गलतियों की इस्लाह ये हो सकती है कि हम नए दौर का आगाज करें, भाईचारे से रहे। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान लड़ाई फसाद होता रहे। ये डिस्टॉर्शन है। कायदे आज़म ने कहा था हमारे दरमियान कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात होंगे। ठीक। हमें उसी मंजिल के, उसी हदफ पे जाना है। आज तरीका ये है हम अपने मामलात को हल करें। ये दहशतगर्दी जो है, ये दहशतगर्दी हमने यहाँ पैदा की है। ये कैसे हुई है, कहाँ से आई है? सोवियत फौजें जो है उन्होंने कब्जा किया, ठीक है, अफगानिस्तान पर। वहां से सारा इस खित्ते में फसाद शुरू हुआ। लेकिन हम भी तो, बाज लोगों का ख्याल है, उन्होंने लिखा है कि हम अपनी सर्विसेज लेके आलमी मार्केट में चले। कौन सी सर्विसेज? ये कि जनाब हम आपकी मदद करते हैं, बिल्कुल नहीं, अमेरिका वालों आ जाओ। गलत है। अच्छा। हमने अपने अफगान भाइयों का साथ दिया। उस वक्त दुनिया सो रही थी। हमारे हमसाए में अगर डाका पड़ेगा तो हम हमसाए का साथ नहीं देंगे। ठीक है। हम डाकुओं के साथ मिल जाएंगे या बेगैरती और बुजदिली के साथ अपनी जान बचाने की बात करेंगे? मर्द जो होते हैं और जवां हिम्मत जो होते हैं वो अपने हमसायों का साथ देते हैं, इंसानियत का साथ देते हैं। वो बुजदिली से जिंदा नहीं रहते। जब डाका पड़ा अफगानिस्तान पर और सोवियत फौजें आई तो हमने अपने अफगान भाइयों का साथ दिया। उसके बाद पूरी दुनिया बेदार हुई, पूरी दुनिया ने साथ दिया। वियतनाम में चीन ने उनका साथ दिया तो चीन इस पर शर्मिंदा नहीं है। ठीक। फलस्तीन के मामले में हमने फलस्तीनियों का साथ दिया, हम इस पर शर्मिंदा हो जाए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कश्मीर का साथ दे शर्मिंदा हो जाए क्या? दुनिया में जहां तहरीक आजादी चलती है हम साथ देते शर्मिंदा हो जाए क्या? ये क्या बातें हो रही हैं यहाँ? अब हमने उसका साथ दिया और ये मुल्क में उसके बाद जो हालात बिगड़े हैं उसमें अफगानों का भी कुछ कसूर है, उसमें बड़ी ताकतों का भी कसूर है, उसमें कुछ हमारा भी कसूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो बात की हर बात गलत की। इससे पहले 71 में क्या हुआ? दहशतगर्दी कौन लेके आया इस खित्ते में? इंडिया ने क्या किया बांग्लादेश में? मुक्ति बाहिनी बनाई, मशरक मुक्ति बाहिनी बनाई। उनके जर्नल लिख रहे हैं, चिट्ठी, आप किताबें लिख रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं। और उस वक्त चू एन लाई ने, जो चीन के वजीर आजम थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को मुखातिब होकर कहा था आपने यहां हवाओं का बीज बोया है। अच्छा। आप आंधियों की फसल काटेंगी। बिल्कुल। आज खुद भारत के अंदर देखिए आप कितना बड़ा हंगामा है, कितने इजला हैं उनके, कितने इलाके हैं जहां उनकी न फौज जा सकती है न पुलिस जा सकती है। ठीक। हम तो न दुनिया को देखते हैं न किसी को देखते हैं, अपनी शोर मचाते रहते हैं। तो हमारे अपने इलाके में जी हम इसको अपनी कमजोरी तस्वर ना करें अगर कहीं हमारी रिट नहीं है। नहीं, हम उसको कायम कर लेंगे। कई मुल्कों को ये मसाइल दरपेश है। तुर्की में कुर्दों का मसला दरपेश है, श्रीलंका में तामिल्स का मसला रहा है जी। उन्होंने इसका हल किया, में हल करना है जी, और हल होगा और हम हल करेंगे। मर्ज कोई भी होता है, देखिए संगीन से संगीन मर्ज हो जाए
आपके बच्चे के किसी को, मेरे भाई को, बेटे को, बच्चे को, तो हम ये कहते हैं हाथ पर छोड़ के बैठ जाते हैं जी। हम उसका इलाज करते हैं, बिल्कुल। स्ट्रगल करते हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, करेंगे। और ये बात आज नवाज शरीफ साहब ने भी कही है। शामी साहब, बात यहाँ पे रोकते हैं, लेते हैं ब्रेक, और वक्फे के बाद यहाँ से आगे बात चलाएंगे कि नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं और उसमें हम आगे किस तरह, किस अंदाज में बढ़ेंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदेद। शामी साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ भी अब इस पोजीशन को रीइंफोर्स कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये कहा है, देखिए हमने इसका मुकाबला करना है और हम करेंगे, अज़्म के साथ, हौसले के साथ, इस्तकामत के साथ। कम हिम्मती और बुज़दिली जो है, उन्होंने दुनिया में कोई काम नहीं किया, ना कोई तारीख लिखी है, ना उससे बदला है। ये जवामर्दी से बातें बदली जाती, तारीख बदली जाती। इंशाल्लाह हम अपनी मुश्किलात पे काबू पाएंगे। हम इस काबिल होंगे कि इस खित्ते के फैसले में हम अपना कोई रोल प्ले कर सकें? नहीं, हम इस काबिल हैं। अच्छा, हमें नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। हम तो कॉर्नर प्लाट है भाई इस खित्ते का। आप देखें तो सही हमारी पोजीशन क्या है। भारत को जो चैन नहीं आता बार बार, गर्दन उसकी हमारे पास है, उस कॉन्टिनेंट की। बिल्कुल। आप देखिए सेंट्रल एशिया का रास्ता, अफगानिस्तान से मुलाकात, ईरान से ताल्लुकात, आप ये मिडल ईस्ट से मामलात, ये सारे जो है पाकिस्तान से गुजरे बगैर नहीं हो सकते। भारत का मुफाद भी इसमें है पाकिस्तान के साथ बना के रखे, और पाकिस्तान का मुफाद भी इसमें है कि भारत के साथ ना उलझे, और हमने क्या उलझना है। तो शाम साहब, ये जो बांग की मून ने कहा कि हम एंटी टेररिज्म जो कैंपेन है उसमें आपके साथ रहेंगे, इसका मतलब है कि अब हम ज्यादा करीब, ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए? तो ना एक्सेप्टेबल होने की बात है, ना कोई करीब होने की बात है, ना दूर होने की बात। अच्छा। बड़ी सीधी सी बात है कि दहशतगर्दी जो है पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। ठीक है। और दहशतगर्दी की तारीफ भी मौजूद है, जेनेवा कन्वेंशन में दहशतगर्दी की तारीफ मौजूद है। इस पे भी आप गुफ्तगू करेंगे किसी दिन। अच्छा, कि ये तो हम, इस पे बड़ा कंफ्यूजन है वैसे कि दहशतगर्दी जो है उसको दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको भी कुछ ना कुछ इस मामले में उलझाव हो रहा है। तो जेनेवा कन्वेंशन में ये सारी चीजें तय हैं। दहशतगर्दों के कोई हकूक नहीं होते, ठीक, उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होते, उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। जो अपना फैसला गोली से करते हैं, बम से करते हैं, आप उनके लिए कानून की किताबें खोल के बैठ जाते हैं। तो दहशतगर्दों का हमने मुकाबला करना है, लेकिन हिकमत के साथ, दानाई के साथ, और दोनों तरीके से उनसे उनके रास्ता भी कुशादा रखना है और मुकाबला भी करना। तो नवाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान जो है अल्लाह के फजल करम से वो मुकाबला करेगा हालात का, और वो अपना लाहे अमल जो है वो कौम को एतमाद में भी लेंगे इसके बारे में। अच्छा शामी साहब, और जो जी कियानी साहब ने भी ये बात कही है। वो तो आप देखिए ना, परेड जो है, क्योंकि 14 अगस्त को तो इस्लामाबाद में होती नहीं, उन्होंने तो काकुल में अपना दरबार सजा लिया है। बिल्कुल। तो अब रात के 12 बजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो परेड से एड्रेस करते हैं, और आज़ादी जो है उसकी पहले लम्हे में वो खिताब करते हैं कौम। बिल्कुल। चंद साल से उन्होंने ये काम शुरू किया है। ये बिद्दत हसना है, ठीक, अच्छी बिद्दत है। लेकिन और कल की तकरीर में भारत का जिक्र नहीं था वैसे। नहीं, उसका देखिए, उनको जिक्र करने की जरूरत क्या है? कोई ललकारा मारना है? कोई बड़कों से दुनिया में कोई काम होते हैं? आपको अपनी पूरी ताकत का एहसास होना चाहिए। तो दूसरी तरफ से आ रही है ना, इस वजह से वो आती रहे। अब हमारी हुकूमत जो है वो डील कर रही है, उसको डील करना चाहिए। और कियानी साहब ने भी जो गुफ्तगू की है वो भी कौम के जज्बात की तर्जमानी है, और वजीर आज़म ने जो कुछ कहा है उसमें भी पूरी तवज्जो से हमें काम करना चाहिए। ये रिकंसाइल हो जाती हैं जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के सामने झुकना कोई लाया अमल नहीं है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि मुज़ाकरात भी एक ऑप्शन है। हाँ, तो क्या ये रिकंसाइल हो सकती है? दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं लगती? बिल्कुल हो सकती है, मुख्तलिफ लगती है, एक ही बात है ये। अच्छा, क्योंकि बात है कि फौज जो लड़ने वाली है ना, फौज तो लड़ने वाली है जी। फौज को डिप्लोमेटिक फोर्स नहीं है। ठीक। ये फौज को किसी सफारत खाने का नाम नहीं है। तो फौज को तो लड़ना है, तो लड़ने की बात करनी चाहिए, उसको अपना हौसला रखना चाहिए। ठीक। और जो सियासी हुकूमत है, ये दाव पेच उसको लगाने हैं, कहाँ फौज को इस्तेमाल करना है, कहाँ आगे बढ़ाना है, कहाँ उसको रोकना है, कहाँ डिप्लोमेसी जो है उसको बुरुए कार आना है। ठीक। मकासद तो एक ही होते हैं ना, अमन कायम करना, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, शोरज को ख़त्म करना।
तो जहां जिसकी जरूरत हो वहां तदबीर करनी चाहिए। ताकत भी इस्तेमाल करनी है तो फौज हमारी ताकत की अलामत है, ठीक, और डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करनी है, हमारी पार्लियामेंट जो है हमारी सियासत की अलामत है। तो हमें दोनों तरीके से जो लोग बात करने पर तैयार हों उनसे बात होनी चाहिए। ठीक जो है। बात करने को ना तैयार हों फिर जो जिस जुबान में वो बात कर रहे हैं उस जुबान में बात होनी चाहिए। शामी साहब, आपने मिस्र के बारे में कई प्रोग्राम पहले बात की थी। मिस्र में तो देखिए आज हम यौम आज़ादी मना रहे हैं अपना, और मिस्र में गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल, मुर्सी साहब के हामी जो हैं उन्होंने धरने दिए हुए थे कायरा में, और वो जनाब उन्होंने उस पर हमला किया फौज सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और दर्जनों लोग मारे गए हैं और सैकड़ों के हजारों जख्मी हुए हैं, और शोरश जो है वो जारी है। जमात इस्लामी वाले तो एसएमएस चला रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं कि 200 से ज्यादा हो गए। देखिए जमात इस्लामी का ये इशू नहीं है अकेला, ये हम सबका इशू है। जमात इस्लामी के चला रही है उनकी, तो वो चलिए अपना, उनको भी हक है जी, कोई, लेकिन उन्होंने 200, यहाँ मैंने जो देखा है मजमूई तौर पर खैर 200 आदमी मारे जा चुके हैं, ठीक, लेकिन बहरहाल एक आदमी भी मारा जाए तो बहुत ज्यादती की बात है। तो मुर्सी साहब जो हैं उनको एक लेजिटिमेट प्रेसिडेंट थे, उनको जिस तरीके से बेदखल किया गया, ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया, फिर नज़रबंद कर दिया गया, और पूरे मिस्र में एक हंगामा मच गया है। और आप ये देखिए अल कायदा कितनी खुश होगी, जो लोग ताकत के इस्तेमाल से इनकलाब लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, वो कितने खुश होंगे। ये अमेरिका ने, हमारी यूरोपीय यूनियन ने और दूसरे दोस्तों ने जिन्होंने आंखें बंद की हैं जी, या कोई इशारे दिए हैं, उन्होंने अच्छा नहीं किया। जी, जल्द अज जल्द मिस्र में सिविल हुकूमत जो है वो बहाल होनी चाहिए, और ये अबाउट टर्न करना चाहिए फौज को, वगरना मुआशरा जो अब बिखरता चला जाएगा और ताकत मुंतशर होती चली जाएगी और किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। ठीक है। मिस्र, शामी साहब, सऊदी अरब का भी तो एक रोल है, कह रहे हैं इस पूरे मामले में। सऊदी अरब जो है एक खुद मुख्तार मुल्क है, हम भी एक खुद मुख्तार मुल्क है। सऊदी अरब को अपनी प्रायोरिटीज तय करने का, अपनी फॉरेन पॉलिसी तय करने का इख्तियार हासिल है, ठीक है, उनकी अपनी मर्जी है। तुर्की है, उसकी अपनी मर्जी है, तुर्की में बड़ा शदीद प्रोटेस्ट किया है, बिल्कुल, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं सऊदी अरब के। तो अब हमने कुछ सऊदी अरब से तो नहीं उलझना, हमने तो अपने नुक्ता नज़र का आज़ार करना है। ठीक है, हमारा नुक्ता नज़र ये है कि मिस्र में जो कुछ हो रहा है उससे उलझाव बढ़ेगा, कशीदगी बढ़ेगी, हंगामा बढ़ेगा, फसाद पैदा होगा, मिस्र जो है उसके अवाम के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, और पूरी आलम इस्लाम में उन ताकतों के हाथ कमज़ोर होंगे जो वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं, जो पुरअमन तरीके से दस्तूर की बालादस्ती के ज़रिए से मामलात को चलाना चाहते हैं। वो जो लोग आलमी अमन के ठेकेदार हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए और देखना चाहिए पूरा आलम इस्लाम जो है क्यों उसको तहस नहस करने पर वो तुले हुए हैं। हर मुल्क जो है ना उसका एक अपना नज्म होता है, उसको अपने नज्म के उसका अपना एक दस्तूर होता है। सऊदी अरब का एक अपना नज्म है, यूएई का एक अपना नज्म है, और आपकी कुवैत का एक अपना नज्म है, बिल्कुल, और मिस्र का एक अपना नज्म है। मिस्र को अपने नज्म के तहत जिंदा रहने का हक हासिल। शाम साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपके सवालात लेंगे जो हमें फेसबुक और एसएमएस और फोन लाइंस के जरिए मौसूल हो रहे हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। अभी ब्रेक के दौरान मुझे पता चला कि आज शामी साहब की भी सालगिरह है, जो 14 अगस्त है, वो आपकी भी डेट हाँ, मैं पाकिस्तान से 2 साल बड़ा हूं मैं, अब बुजुर्गों में शुमार होने लगा है मेरा। ठीक है, लेकिन वो हमारे दोस्त हैं वासिफ अली वासिफ मरहूम, बड़े सूफी बुजुर्ग माशाल्लाह, उनके न्याजमंद हैं डॉक्टर आरिफ साहब कसूर से। उन्होंने यौम आज़ादी मुबारक भेजी है, उनका एक शेर लिख के भेजा है, करम हो अर्ज़े पाकिस्तान पे या रहमत आलम, सलामी दे रहा है सब परचम या रसूलुल्लाह। वाह, ठीक है। अच्छा, अब आप सुनिए, जो वकार उस्मानी साहब हैं उनका मैसेज आया मुझे, ठीक है, यहाँ से लाहौर से। वो कहते हैं कि जो झंडे का रंग है ना मुख्तलिफ जगहों दिखाया जा रहा है,
उसमें बड़ी तब्दीली आती जा रही है, कोई हल्का सब्ज है, कहीं ज़्यादा सब्ज है। इसलिए इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे झंडा का रंग जो है जिसमें सब्जी है वो गहरी सब्जी है, गहरी, वो गहरा सब्ज रंग होना चाहिए। और हमारे तमाम लोगों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि झंडे का रंग जो है वो रहे असल रंग। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, रजी भट्ट साहब ने पूछा है कि 15 अगस्त को कायद आज़म की ज़िंदगी में हमारा यौम आज़ादी मनाया गया और उसके बाद 2-3 साल मनाया जाता रहा, फिर हमने 14 अगस्त क्यों कर दिया? ठीक। तो मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि 15 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात को हमें आज़ादी मिली थी ना। बिल्कुल। तो हमने यौम आज़ादी 15 अगस्त को मनाया और भारत ने भी 15 अगस्त को मनाना शुरू कर दिया। ठीक। तो फिर कायद आज़म और लियाकत अली खान साहब की मौजूदगी में हमारी कैबिनेट ने, हमारी असम्बली ने सोचा कि इससे तो कन्फ्यूजन होगा और इंडिया और पाकिस्तान जो हैं उनका एक अलग अलग तशख़्ख़ुस कायम नहीं होगा, एक ही दिन आज़ादी का मना रहे हैं दोनों। तो फिर उन्होंने इसको एक दिन पहले कर दिया, 14 अगस्त मुकर्रर कर दिया। ठीक ठीक। तो ये फैसला हमारे फाउंडिंग फादर्स ने किया हुआ है, लियाकत अली खान साहब की ज़िंदगी में, उनकी सरबराही में हमारे पाकिस्तान बनाने वालों ने ये काम फैसला किया था, इसलिए अब हम 14 अगस्त मनाते हैं। शम्स साहब, ये मोइज़ साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पे रावलपिंडी से। जी अस्सलाम वालेकुम मोइज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब से बात हाँ जी, जनाब बोल अली रहा आप कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शामी साहब। वालेकुम। जनाब मैं मोइजुद्दीन अर्ज कर रहा हूँ सर रावलपिंडी से। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो सर। खैर मुबारक जनाब, आप सुनाइए क्या हाल चाल? बस शुक्र अल्लाह का सर। आज के दिन से हवाले से कुछ मैं अपनी ही बात करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो सर। हाँ जी। मैं सर एक अर्ज करना ये चाहता हूँ कि मैं रिटायर्ड एनसीबी का मुलाजिम हूँ सर। अच्छा। और तकरीबन 4 साल हो गए मेरी रिटायरमेंट को। 36 साल मैंने नौकरी की है सर इस बैंक की। ठीक। बदकिस्मती से सर बस मैं दिल के अर्ज में मुब्तला हूँ। अच्छा। शुगर का भी पेशेंट हूँ, प्रोस्टेट का भी मुझे मसला है। लेकिन अच्छा। सर बैंक, पहले जब मैं बैंक में भर्ती हुआ तो उस वक्त तो यहाँ पे पेंशन थी। अच्छा। अब इन्होंने सन 2000 में आके पेंशन जो है उसको खत्म कर दिया है। अच्छा। और पेंशन फंड जो है उसको लागू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से वो जो पेंशन फंड है उसका भी 50% जो था उसको बाकी सरकार मियां मंशा साहब ने जब्त कर दिया। ठीक है। और 50% जो था उसको हमारा था उसको करके देखिए उसको फ्रीज कर लिया अपने पास। मेरा ख्याल है कि आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान को लिख के भेजें जी, और हमारी दरख्वास्त होगी कि इस मसले का जायजा लिया जाए। हाँ। और मियां मंशा साहब से आपको शिकायत है उनको भी लिख के भेजें। एक नज्म में काम करते हैं अदारे, उस नज्म के ताबे उनके फैसले होने चाहिए। बैंक तो स्टेट बैंक की बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रहते हैं। गुजारिश करेंगे उनसे कि हमदर्दाना गौर किया जाए आपके मामले पर। मियां मंशा साहब तो बड़े दर्दमंद आदमी हैं और बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान की उन्होंने, और एमसीबी को भी कहाँ से कहाँ लेके गए हैं, तो इनकी फरियाद भी सुन लें। इश्तियाक साहब है, शम्स साहब। अच्छा, मैं इश्तियाक साहब को मैं देखता हूँ। ठीक है। देखें, इकबाल बशीर साहब हैं वजीराबाद से, वो ये कहते हैं कि आपने जो कल कहा था कि हम पानी के लिए चीखेंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हम पानी के लिए चीखेंगे और इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए पानी को महफूज करने के लिए, उसका इस्तेमाल कम करने के लिए। और वसीम साहब हैं मुरीदके से, वो तो कहते हैं भुट्टो साहब के बाद तो कोई लीडर आया नहीं जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस बुलाए। बिल्कुल नहीं आया जनाब। अब आप दुआ कीजिए कि और कोई आ जाए। बिल्कुल। और नवाज शरीफ साहब से आप अपील कीजिए, शायद वो आपकी बात सुन लें। जी। इश्तियाक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब। वालेकुम सलाम जनाब अली। सर शामी साहब क्या हाल है आपके? हाँ जी फरमाइए। जी सर आपसे ये बात करनी थी कि एक दफा तालिबान ने बयान दिया था कि हम अगर पाकिस्तान की जंग होती है इंडिया से तो हम पाकिस्तान की फौज का साथ देंगे। क्या? अगर कल को जंग हो, खुदा ना खास्ता जंग अगर होती है, तालिबान अगर जी ठीक है, समझ आ गई इश्तियाक साहब। वो कह रहे जी तालिबान ने एक दफा कहा था कि अगर जंग हुई भारत के साथ तो हम पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े होंगे। तो बिल्कुल ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आया तो तालिबान को फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। और पहले तो तालिबान को अब ये चाहिए कि जो ये मार कुटाई का मामला है ये खत्म कर दें। पहले तो वो खुद कहीं खड़े हों, खुद खड़े हो जाएं। बिल्कुल। और अब ये मामला ठंडा करें ताकि हम आगे चल सके। बहुत हो गई। शामी साहब अब आप एक बात सुन लीजिए। हमारे चीफ जस्टिस हैं साबिक जाहिद हुसैन साहब, लाहौर हाई कोर्ट के। जी जी। उन्होंने मुझे SMS भेजा है। उन्होंने कहा आपने जो तजवीज़ पेश की है कि लोगों की नकलो हरकत को अंदरूने मुल्क रेगुलेट किया जाए और किसी नज्म का पाबंद किया जाए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए और नापसंदीदा अनासर पर कोई गिरफ्त करने के लिए इस तरह का कानून बन सकता है,
और ज़रूर बनाना चाहिए। अच्छा शामी साहब, ये एक साहब ने लिखा है या साहिबा ने लिखा है, अनोनिमस है, हाँ। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने लिखा है शामी साहब, आप जो कह रहे हैं कि तालिबान के साथ हम मज़ाकरात करें या मज़ाकरात भी करें, तो ये भी जहन में रखें कि तालिबान IRA या तामिल की तरह नहीं है, बल्कि तालिबान ये चाहते हैं कि हमारी जो इस्लाम की तशरीह है उसको लोग फॉलो करें। नहीं, तालिबान जो हैं अभी तो ऐसा अगर वो चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो एक पार्टी बना लें, इंतखाबात में हिस्सा लें और जहां लोग उनको वोट देते वहां अपने अपने नजरियात के मुताबिक हुकूमत कायम कर लें। बिल्कुल, ये देखिए बहुत सी जगह ऐसा दुनिया में होता है। स्पेशल आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, तालिबान के लिए भी एक स्पेशल अरेंजमेंट हो सकती है। जैसे हमारा ट्राइबल एरिया है, बिल्कुल, वो एक खसूसी कवानीन है ना उनके लिए, तालिबान के लिए भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो मार कुटाई है, ये जो एक कत्ल गारत है, ये खत्म होनी चाहिए। तालिबान हमारे हैं अगर, तो फिर हमारे बन के दिखाएं, हमारे हिस्सा बन के दिखाएं। शाम साहब, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जाते जाते आपको फिर यौम आज़ादी मुबारक। कल फिर इसी वक्त इस जगह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।